कहते हैं बाई राइट सिट टाइट। यानी अगर अच्छा स्टॉक आप खरीद लें तो उसको लेके बैठे रहें, बार बार उसको खरीदने बेचने की कोशिश मत करें, क्योंकि अच्छे बिजनेसेस बहुत मुश्किल से मिलते हैं और मिल जाए तो उसको पकड़ के बैठे रहना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये फिलिप ए फिशर ने कहा है, जो बहुत ही रिनाउंड लेखक हैं और उन्होंने एक बहुत ही शानदार किताब लिखी है। और उस किताब का इतना असर था कि वॉरेन बुफे की फिलॉसफी भी उसी पे है। ग्राहम और फिशर को, दो लोगों को बहुत रिगार्ड करते हैं मिस्टर वॉरेन बुफे भी। नमस्कार, स्वागत है आपका टीएनएस लाइब्रेरी में। मेरा नाम नीरज है और आज फिर हम लोग एक बहुत ही धांसू बुक लेके आए हैं जिस पे हम डिस्कस करेंगे कि ये फिशर साहब ने ये जो बात रखी है ये क्यों रखी है। क्योंकि आमतौर पे इस बदले हुए जमाने में ये बात कहना कि बाई राइट सिट टाइट अपने आप में एक बहुत कॉन्ट्रडिक्शन है। इस प्रश्न को भी मैं एड्रेस करूंगा, लेकिन पहले इस किताब को हम लोग पढ़ेंगे साथ में रजा के, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजा खान साहब बहुत दिन बाद दिखाई दे रहे हैं और एक बेहतरीन किताब लेके आए हैं। तो दिखाइए किताब पहले तो कि उसका टाइटल क्या है, और फिर हम लोग इस पे चर्चा करें कि वो एक धांसू किताब। बताइए। नीरज जी नमस्कार, और दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। आज बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है नीरज जी। इसमें नाम देखिए, बहुत ही शानदार नाम है, कॉमन स्टॉक्स कॉमन अनकॉमन प्रॉफिट। स्टॉक्स एंड जी अनकॉमन प्रॉफिट्स। वाओ, जी हाँ, तो स्टॉक्स बेहतरीन। जो है बिल्कुल कॉमन वाले हैं, लेकिन में आप अनकॉमन प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि कॉमन स्टॉक में बिना कुछ किए आपने कॉमन स्टॉक उठा लिया और पैसे बन गए, ऐसा नहीं। बहुत ही डिटेल्ड में तरीका बताया हुआ है इसमें फिलिप फिशर साहब ने। और इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है नीरज जी की उन्होंने पूरा बताया हुआ है कि भाई ये 15 तरीके हैं, 15 बुलेट पॉइंट्स है मेरे, ये फॉलो करना है सबसे पहले। 15 पॉइंट फॉलो करने के बाद में डूज बताए हैं, डोंट्स बताए हैं, कब खरीदना है कब बेचना वो पूरे बताए हैं। तो स्टॉक के लिए जो इन्वेस्टर्स हैं, इनफैक्ट आई विल गो वन स्टेप अहेड, मैं बोलूंगा कि भाई जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स, नॉट जस्ट इन्वेस्टर्स, बुक तो इन्वेस्टर्स के लिए है, लेकिन इससे लॉन्ग टर्म जो ट्रेडर है उनको भी फायदा हो सकता है। लॉन्ग टर्म, वो डेली डेली करने वाले उनसे नहीं। तो इसमें एक किताब जो ये निकाली, जो थी किताब जो लिखी है वो तो फिलिप फिशर साहब ने लिखी है, लेकिन इनके बेटे केनेथ फिशर, वो उनके साथ में बाद में उन्होंने उनका बिजनेस में ज्वाइन किया था, इनकी एडवाइजरी सर्विस थी। ही वाज नॉट जस्ट अ राइटर बट एन इन्वेस्टर, और अपने इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे इन्होंने किताब लिखी हुई है। एक्सपीरियंस कब का, 1929 30 31 टाइम का एक्सपीरियंस है इनका। तो इन्होंने वो ग्लोबल मेल्टडाउन, ग्लोबल डिप्रेशन, जो ग्रेट डिप्रेशन आया था वो देखा हुआ है। उस समय उन्होंने किताब उसके उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे अराउंड 56 57 में किताब लिखी। उनके लड़के ने पब्लिश की। तो इसमें जो केनेथ फिशर, जो उनके बेटे थे, उन्होंने किताब में प्रीफेस लिखा है, अपना इंट्रोडक्शन भी दिया डिटेल में। तो बताया कि भाई शुरू जब पिताजी ने किताब लिखी थी तो मैं उस समय 8 साल का था। समर में, मैं समर वेकेशन में मुझे दी गई किताब पढ़ने को। बोले पहली बार में तो समझ में नहीं लिया कि लिखा क्या हुआ है किताब में, मुझे कुछ कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा, क्या क्या लिख रहे, बकवास लिख रहे। बोले लेकिन फादर ने बोला हुआ था, मजबूरी में पढ़ लिया, नानी के यहाँ गए थे, पढ़ लिया। उन्हें चलो ठीक है यार, रख दो, पढ़ लिया, समझ तो कुछ आया नहीं था। लेकिन इसमें इन्होंने 15 पॉइंट दिए हुए हैं नीरज जी, और 2-3 टर्मिनोलॉजी बोली हुई, स्कटल बट करके बोला हुआ है। एक तो 15 पॉइंट बता दिए कि भैया कैसे स्टॉक आइडेंटिफाई करके इन्वेस्ट आपको पिक करना है। फिर एक टर्मिनोलॉजी बताई है उसी की, स्कटल बट टेक्निक करके, जिसमें कि आपको कस्टमर, कंपटीशन, सप्लायर, इनके फीडबैक लेकर के वो 15 पॉइंट को फॉलो करने जो इन्होंने बताया, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये टेस्ट होते हैं स्टॉक्स के। इनके जो लड़के थे, जो अपने केनेथ थे, इनके बिजनेस को बीच में उन्होंने ज्वाइन किया हुआ था। तो अब होता है ना कि भाई जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर होता है तो उसका लड़का जो होता है थोड़ा वो हवा में थोड़ा ज्यादा रहता है। तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया स्टॉक को। न्यू कोर करके कंपनी थी वहां की, या यूएस की बड़ी फेमस कंपनी। उस कंपनी को, तो स्ट्रीट मैन्युफैक्चरर थी। केनेथ ने उसको आइडेंटिफाई किया और फादर को बोले कि फादर ये स्टॉक बढ़िया लगा, खरीदना चाहिए। तो उन्होंने अपने मेथड से एनालाइज किया, आइडेंटिफाई किया, खरीद लिया। अब साहबजादे ने तो नीरज जी 2 साल 3 साल में पैसे बनाए, काट लिया, अच्छे पैसे बन गए। फादर ने, बिकॉज उनके उस टेस्ट को क्वालिफाई करता था वो स्टॉक, उन्होंने उसे कंटिन्यू किया, 10 साल रखिए। वो कंपनी यूएस की सेकेंड लार्जेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरर बनी, और उन्होंने मल्टीपल यानी 10x 20x 40x में कमाया था इस पे। बेचा नहीं था उन्होंने।
तो डिफरेंस वही आ जाता है कि उनके 15 पॉइंट के पैरामीटर को सेटिस्फाई करता था स्टॉक ये, तो उन्होंने उसको कंटिन्यू किया, होल्ड किया। लड़के को ये नहीं था, पेशेंस नहीं होता था, तो उन्होंने बेच दिया था। तो ये सब पूरा का पूरा उन्होंने एग्जांपल दिए हुए। पता, फादर बड़े स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन थे, कोई भी चीज डेलीगेट ही नहीं करते थे। एक बार तो ये, और पुरानी चीजों से इतना प्यार था, इनके ऑफिस में वो गोल गोल डायल वाला फोन होता था। तो जब पुश बटन फोन आया तो बेटे ने क्या किया कि बोला कि पिताजी अब तो भाई नया जमाना है, चेंज करना चाहिए, अपने को भी कन्वीनियंस है, अपने कस्टमर को भी कन्वीनियंस है, जल्दी से फोन लगेगा। नहीं तो आपको याद है नीरज जी, पहले जमाने में हम लोग को फोन लगाते थे गोल गोल घुमा घुमा के, ऐसे ऐसे करके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, टर 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 वाला जो होता है। लड़के ने इनका जो केनेथ है, उसने इनके ऑफिस में जाकर के थोड़ा चेंज किया कि भाई थोड़ा टेक्नोलॉजी लानी है, मॉडर्न करना है। बहुत गुस्सा हुए, एक हफ्ते उससे बात नहीं की, उसे बोला ऑफिस मत आओ। और जब वो ऑफिस नहीं आया तो पूरा का पूरा फिर वापस गोल घुमाने वाला वो पे आ गए। तो बोले कि ओल्ड स्कूल थे थोड़े, बोले वॉक करके जाते थे ऑफिस, ट्रेन पकड़ते थे ऑफिस जाते थे। बोले उनके मेरे फादर को 3 डब्ल्यू का डीएनए था उनका। तो बोला काम करते थे वर्क, बहुत टेंशन लेते थे, वरी करते थे, हर चीज पे वरी करते थे, और वॉक करते थे। बोले 3 डब्ल्यू का उनको शौक था, पूरी जिंदगी भर उन्होंने walk किया उसको। और उनका तरीका ही होता था नीरज जी की, जैसे ये जैसे आपको मैंने बताया कि वो डिसिप्लिन वाले थे, आइडेंटिफाई करते थे स्टॉक्स को। इनका ये होता था भाई पहले पता करो कि कंपटीशन क्या नहीं कर रहा है जो तुम कर रहे हो। एक आपका मेजर डिफरेंशिएटर होता है कि आप क्या कर रहे हो जो कंपटीशन नहीं कर पा रहा है, और आपके पास में क्या डिफरेंशियल है जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, जिसको दूसरा पकड़ नहीं सकता। एंड देन डिफरेंट पैरामीटर्स दिया। तो थोड़ा सा एक इनका बैकग्राउंड था, उसमें बता कि वो जूइश फैमिली से आते थे, चेकोस्लोवाकिया से थे। इनकी जो केनेथ फिशर थे, उनकी मौसी यानी जो ऑथर हैं, जो फिलिप फिशर साहब, इनकी बहन ने इनको पढ़ाया था। ओके। यानी हाँ जी, माइग्रेंट थे ये, चेकोस्लोवाकिया से आए हुए थे, जूइश फैमिली के। तो यूएस में जब आए तो पढ़े वहाँ पे, स्टैनफोर्ड बिजनेस स्कूल गए थे। इनकी जो यानी बुआ जो है, बुआ ने इनको पढ़ाया था, जो लड़के की बुआ जो थी उन्होंने पढ़ाया था, यानी जो ऑथर उनके सिस्टर की, वहाँ पढ़ाई की। उसके बाद में इन्होंने अपना काम चालू किया था। तो 1928 में काम करना चालू किया। 28 में इनको इंटरेस्ट था स्टॉक का थोड़ा, तो इन्होंने इन्वेस्टमेंट चालू की। 28 से 29 के बीच में अच्छे पैसे बनाए, क्योंकि उस समय आपको याद होगा मार्केट बिल्कुल बेइंतहा स्पीड से भाग रहा था। 28 से 29, 1928 29, जस्ट बिफोर द ग्रेट डिप्रेशन। बोले कि आपने तो बिल्कुल, हम चौधरी बन गए हम तो, कि भाई हमको तो आता है सब, जो लगता है ना नए नए इन्वेस्टर को, क्या रे मैं तो जहाँ पैसे लगा रहा हूँ वहां बन रहा है। फिर आया 29 का क्रैश, डिप्रेशन। जितने कमाए थे वो तो गए, जो असल था वो भी गया। तो फिर बोले कि उस समय समझ में आया कि भाई साहब इन्वेस्टमेंट क्या होती है। और देन उन्होंने अपना बिजनेस चालू किया था 2930 में। इन्होंने अपना बिजनेस चालू किया था नीरज जी, ये 30th के बाद है, 1930 के बाद में, ग्रेट डिप्रेशन के बाद एक्सपीरियंस था इनको। तो इनका एक बड़ा मेजर चीज ये था नीरज जी की, ये ग्रोथ स्टॉक पे फोकस करते थे, और द कंपनीज विच यूज टू इन्वेस्ट इन R&D, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बोलते थे कि R&D जो करती, तो जैसे पहले क्या होता था, देखिए जो ग्रेजुअली क्या हुआ ग्रेट डिप्रेशन के बाद में, R&D में लोगों ने स्पेंड करना चालू किया। तो इन्होंने पूरा का पूरा कंपनियों में देखा, आइडेंटिफाई किया कि कौन सी कंपनी स्पेंड कर रही है। अच्छा, एक डेटा है जो ऑथर ने दिया हुआ है, 1953 में $3.7 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ था यूएस में ओवरऑल इंडस्ट्री में। 53 में 3 साल 56 में वो 3.7 से 5.5 बिलियन, 1957 में 7.3 बिलियन। तो अगर आप देखिए 1953 और 57, 4 साल में 3.7 7.3 हो गया था, डबल हो गया था। क्यों हुआ? वहां पे इन्होंने देखा कि जो 10% ऑफ द सेल ऑफ द प्रोडक्ट जो है किसी कंपनी का, वो जनरली उस प्रोडक्ट से आ रहा है जो 3 साल पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे। दैट मीन्स कंपनीज आर स्पेंडिंग इन दी R&D, और जो नए प्रोडक्ट आ रहे हैं दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग मोर टुवर्ड्स द रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। So this was one of the key factors he used to think, he used to attribute that investment in R&D is a key factor for the companies to be picked up for investment. उन्होंने वो करना चालू किया था। और आप ये देखिए पहले क्या होता था, गवर्नमेंट के रेवेन्यू, एक्साइज और जितने कस्टम होते थे, 80% ऑफ द गवर्नमेंट रेवेन्यू टू कम फ्रॉम द एक्साइज एंड कस्टम्स। बाद में ये कॉर्पोरेट और पर्सनल इनकम टैक्स से आने लगे थे ये पैसे सरकार के। तो लोगों ने यानी ग्रो करना चालू किया, मार्केट से पैसे बनाने चालू किया, पर्सनल इनकम ग्रो करना चालू किया। तो जो कस्टमर एक्साइज में जो पैसा मिलता था
उसको ओवर पावर कर लिया था कॉर्पोरेट और पर्सनल इनकम टैक्स ने। और अच्छा, इसीलिए बार बार इसमें जो एक बड़ा शुरू में पॉइंट आया कि पिताजी बहुत ही कंजर्वेटिव थे, है ना, वर्क वरी और वॉक W3 लेके चलते थे, और लड़का थोड़ा सा मॉडर्न ख्यालात का था। अगर आप अपने भारत में देखो तो खास तौर पे जो मारवाड़ी फैमिलीज हैं, बनिया फैमिलीज हैं, गुजराती फैमिलीज हैं, आपको घर घर की कहानी मिलेगी। यस, बिल्कुल। कि अच्छा, ये एक सच भी है कि एक जनरेशन को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। सेकेंड जनरेशन से जो होता है वो थोड़ा लेवरेज लेता है, ये दाएं बाएं कर सकता है, बट एक जनरेशन खप जाती है पैसा बनाने में। इसमें कोई मतलब बहुत दो ऐसा राय नहीं है, नहीं है। हमेशा रेयरेस्ट ऑफ रेयर में कोई ना कोई बनता भी है। जैसे अब वो बहुत ही गलत एग्जांपल होगा लेकिन मैं दूंगा, सुब्रत राय सारा फर्स्ट जनरेशन पैसा बनाया, लेकिन उनका हश्र क्या हुआ वो भी हमने देख लिया। यस, एक जनरेशन प्रिजर्व करती है, और वो भारत के मारवाड़ियों के घर घर की कहानी है, राइट। तो ये पॉइंट हमने कहा मेंशन होना चाहिए कि आप कनेक्ट भी करते रहो अपने अड़ोस पड़ोस में। कोई मारवाड़ी देख लो, उसके दादाजी ने ऐसा ही किया होगा। बिल्कुल। जी। और नीरज जी, इसका जो दूसरा चैप्टर था जिसमें आपने लिखा हुआ, जो आपने शो किया है, स्कटल बट वाला, जो मैंने बताया था कि स्कटल बट, इन्होंने एक अपना टर्मिनोलॉजी बनाया स्कटल बट। इसमें क्या बोलते हैं कि कंपनी आइडेंटिफाई करने के लिए, देखिए आपके पास कोई सीनियर एग्जीक्यूटिव कंपनी का है, उसने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी हमारी कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है, ग्रोथ हो रहा है, ये हो रहा वो वाला चीज है, आपको तो इनसाइड इन्फॉर्मेशन हो गई। वो 99.99% को इन्फॉर्मेशन वो नहीं रहेगी। व्हाट इज द सेकंड बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई ए कंपनी? तो उन्होंने इसको स्कटल बट मेथड बोला। किससे बात करनी है? सेल्स वालों से बात करो, वो आपको ऑनेस्ट फीडबैक दे, सही फीडबैक देंगे, आपके पहचान वाले जो उस कंपनी में सेल्स में काम कर रहे हैं। एम्प्लॉइज और एक्स एम्प्लॉइज, वो आपको बताएंगे कंपनी का कल्चर कैसा है, ग्रोथ कैसा हो रहा है, कंपनी अच्छी है कि नहीं है, एम्प्लॉइज फ्रेंडली है कि नहीं है। रिसर्च वाला टीम अगर कोई मिल जाता है आपको, रिसर्च वाले एसोसिएट मिल जाते हैं। अच्छा, ये कि इन्होंने इंटरेस्टिंग चीज बताई है इस कटल बट मेथड में, जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के रिसर्च वाले स्टूडेंट होते हैं उनसे बात करिए। क्योंकि क्या होता है कि कंपनियां जो रिसर्च करती है कॉलेज के साथ भी एसोसिएटेड होती है, अलाइंड होती हैं, यूनिवर्सिटीज के साथ में अलाइंड होती हैं। वहां से आपको ये खबर मिलती है कि कौन सी कंपनी कहाँ इन्वेस्ट ज्यादा कर रही है और कौन सी कंपनी इन्वेस्टमेंट ही नहीं करती R&D में। R&D की बात हो रही है यहाँ पे। फैक्ट। वेंडर से बात करिए, कस्टमर से बात करिए। आजकल तो आपको बात करने की जरूरत ही नहीं है, आप इंटरनेट पे चले जाइए, ट्विटर पे चले जाइए, तो आपको डिटेल पूरी मिल जाएगी वहां पे। वहां से आपको पता चल जाएगा कि कंपनी का फीडबैक क्या है। जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे CII हुआ, फिक्की हुआ, एसोचैम, इस टाइप की जो बॉडीज होते हैं, वहां पे जाएंगे, वहां पे लोगों से बात करेंगे आप। कंपनी की पॉलिसीज, रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, क्या रेगुलेशन स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, क्या पॉलिसी आ रही गवर्नमेंट की ठीक है नहीं है, वो फीडबैक आपको मिलेगा। ये पूरे के पूरे स्कटल बट मेथड में इन्होंने बताया हुआ है ऑथर ने कि ये फॉलो करने चाहिए। और इसी के बेसिस पे इन्होंने बताया कि भैया 15 पॉइंट क्या है जिसके बेसिस पे स्टॉक खरीदना है आपको। तो चलिए अपने चलते हैं कि व्हाट टू बाय, जो 15 पॉइंट उन्होंने बोले हुए हैं कि भैया 15 पॉइंट है जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि क्या खरीदने हैं आपको। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है नीरज जी की कंपनी का प्रोडक्ट और सर्विस इज इट, यानी हैज द पोटेंशियल टू इंक्रीज द सेल। जो प्रोडक्ट और सर्विस जो कंपनी ऑफर कर रही है, क्या उसमें ये पोटेंशियल है कि वो साल दर साल दर साल वो कंटिन्यूअसली कई सालों तक उसकी डिमांड रहेगी और उसकी ग्रोथ होती रहेगी। जैसे एग्जांपल 2-3 दिया इन्होंने। स्केलेबिलिटी होनी चाहिए नीरज जी, स्केलेबिलिटी और उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी, राइट वर्ड फॉर दैट विल बी कि उसकी डिमांड रहनी चाहिए। कितना स्केल कर सकते हो आप उसको। यस। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक जस्ट अभी एक ही एग्जांपल दिमाग में आ रहा है कि जो AC बनाने वाली कंपनियां हैं, हमारे यहाँ पे तो बिक्री उनकी हो ही रही थी। अब आप देखिए कि यूरोप में जिस तरह से हीट वेव आया है, मल्टी ईयर, एटलीस्ट डिकेड का पोटेंशियल कि भैया यहां से बना के हम यूरोप में सप्लाई करेंगे, तो आप सोचिए उसका AC वाली कंपनी का क्या पोटेंशियल रहेगा। दिस इज द एग्जांपल। जैसे US के कई एग्जांपल उन्होंने दिया हुआ है। जैसे जो एक ड्यूपॉन्ट करके कंपनी होती थी, R&D में बहुत पैसे खर्च करती है, न्यू प्रोडक्ट डेवलप करती रही। उसके बाद उन्होंने डेवलप किया ब्लास्टिंग पाउडर। अब आप देखिए ब्लास्टिंग पाउडर कब डेवलप किया था,
और उसकी डिमांड सोचिए, उस जिंदगी भर जब तक लड़ाई झगड़ा मारपीट होता रहेगा, एक्सप्लोसिव बनते रहेंगे, एम्यूनिशन बनते रहेंगे, आर्म बनते रहेंगे, ड्यूपॉन्ट का धंधा तो चलता ही रहेगा। मोटरोला ने पहले टीवी बनाया था, टीवी से पिवट किया, टू वे रेडियो बनाया, फिर सेमीकंडक्टर में आए, तो उन्होंने बार बार मोटरोला का एग्जांपल दिया है, ड्यूपॉन्ट का एग्जांपल दिया है, डाउ केमिकल्स का एग्जांपल दिया है कि कैसे उनके प्रोडक्ट बहुत अच्छे चले हैं। कस्टमर और एम्प्लॉय रिलेशन, इन्वेस्टर रिलेशंस, जो इनके बोलते हैं ना, जो रिलेशन विद द एम्प्लॉयज, वो वाला पूरा का पूरा आईआर वाला जो बिजनेस, वो कैसे अच्छे से मेंटेन किया। तो वो बोले कि ऐसे प्रोडक्ट आपके पास में होने चाहिए जिनकी सफिशिएंट डिमांड होनी चाहिए और लाइफ टाइम होनी चाहिए, वो उसका लाइफ साइकिल बड़ा लंबा होना चाहिए प्रोडक्ट का, साल दर साल कस्टमर खरीदा। तो एक तो पॉइंट नंबर 1 इन्होंने ये बताया हुआ है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज इसमें नीरज जी इसी पॉइंट पे बोला उन्होंने पहले पॉइंट में कि 2 कैटेगरी की कंपनियां होती हैं, फॉर्चुनेट एंड एबल। ओके। किस्मत भी है और सक्षम भी है। दूसरा होता है कि फॉर्चुनेट बिकॉज दे आर एबल। किस्मत इसलिए काम कर रही है क्योंकि उनमें ताकत है, उनमें सक्षमता है। तो बोले कि वो कंपनी बनना ज्यादा जरूरी होता है कि फॉर्चुनेट, क्योंकि फॉर्चुनेट एंड एबल में तो ये है कि चलो ठीक है, किस्मत चली ना चली, कर पाए ना कर पाए तो मुश्किल है, लेकिन जो जो किस्मत अपनी अपने हाथ से बना रहा है उस कंपनी में पैसे लगाने हैं। दूसरा पॉइंट जो उन्होंने बोला है, R&D। बोले कंपनी R&D में पैसे खर्च कर रही कि नहीं कर रही। जैसे एग्जांपल बताया नीरज जी आपको कि 10% ऑफ द सेल इज कमिंग फ्रॉम द प्रोडक्ट्स व्हिच वर नॉट अवेलेबल 3 इयर्स बैक। दैट मींस जो कंपनी साल दर साल R&D में स्पेंड कर रही है, उसकी नए प्रोडक्ट आते रहेंगे, कुछ फेल होंगे, मैक्सिमम फेल होंगे, कुछ सक्सेसफुल होंगे, लेकिन जो सक्सेसफुल होंगे वो पूरा गेम चेंज कर देंगे आगे का। आपके पॉडकास्ट का ये एग्जांपल आईटी इंडस्ट्रीज देख लीजिए, एआई आया, करेक्ट, आपने तैयारी नहीं की, फॉर्चुनेट एंड एबल, फॉर्चुनेट नॉट बिकॉज यू आर एबल, वाली कहानी आ जाती है। लार्ज कंपनी हर समय ज्यादा खर्च करेगी R&D में। एक एग्जांपल उन्होंने बताया हुआ नीरज जी कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो रिसर्च करने गए थे एक बार, तो वहां पे स्टूडेंट्स ने बोला कि हम ये कंपनी ज्वाइन नहीं करेंगे, ये रिसर्च करते करते आधे बीच में छोड़ देते हैं, पूरा नहीं करते कंप्लीट। आपको देखिए वहां से इंडिकेशन मिल गया कि इस कंपनी की स्टॉक में पैसे नहीं डालने हैं, क्योंकि R&D पे फोकस नहीं कर रहे। जो R&D पे फोकस नहीं कर रहा है वो तो मरेगा, कल कल के दिन में तो मर ही जाएगी, नहीं, कंपनी तो बंद हो जाएगी, डेवलप ही नहीं कर रहे नए प्रोडक्ट्स। राइट। तीसरा पॉइंट इसमें नीरज जी एक और पॉइंट है कि जो कंपनी की जो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है, सेल्स फंक्शन, वो कितनी पावरफुल है, उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर हुई है कि नहीं हुई है, आर दे कमिटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन और नॉट। और यहाँ पे उन्होंने IBM का एग्जांपल दिया नीरज जी, बोलते कि 1/3 ऑफ द टाइम उनकी एग्जीक्यूटिव क्लासरूम में स्पेंड करते हैं, IBM में 1/3, बुक में लिखा हुआ, मैं नहीं बोल रहा, ऑथर बोल रहे हैं। कार्ड। इतनी ट्रेनिंग होती है, और उसी ट्रेनिंग के बदौलत वो अपने प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, अपनी सर्विस के बारे में जानते हैं, कस्टमर से बात कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस शो कर सकते हैं। कंपनी R&D में खर्च करती तो नए प्रोडक्ट लाती है। सो एक होता है प्रोडक्ट, एक होता है उसको बेचने वाला। बेचने वाले को पूरी की पूरी नॉलेज तो होनी चाहिए कंपनी की, इनकी कंपनी क्या कर रही है, ये इन्होंने बोला हुआ है नीरज जी। राइट। अगला अगला पॉइंट, कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन वर्थवाइल है कि नहीं है, डिसेंट है कि नहीं है। और इसमें इन्होंने बोला है कि जनरली ये देखा गया है जो छोटी कंपनी होती है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी शूट करेगी, फिर नीचे आएगी, फिर शूट करेगी, नीचे जाएगी, उसमें कोई भरोसा नहीं होता। स्मॉल कंपनी जो होती है उसकी प्रॉफिट मार्जिन का कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि बेस छोटा है, अचानक शूट कर जाएगी। लेकिन बड़ी कंपनी जो स्टडी होती है, जो सस्टेनेबल ग्रोथ है, प्रॉफिट मेंटेन करके चल रही, उसमें वो 1929 का डिप्रेशन आए तो थोड़ा फर्क पड़ेगा, लेकिन वो कंपनियां दे आर एबल टू राइड ओवर द टाइड, वो मेंटेन कर लेती है अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को, और बिकॉज उनका बफर होता है, रिजर्व होता है, दे आर एबल टू सस्टेन एंड कंटिन्यू। दिस इज द डिफरेंशिएटर। आपने छोटी कंपनी में लगाया, अगर मान लीजिए 3 साल का डिप्रेशन आ गया, 5 साल का डिप्रेशन आ गया, तो वाइप आउट हो गई, तुक्का। चलिए मान सवाल लीजिए कि अच्छी कंपनी थी नीरज जी, मान लीजिए कि मेहनत भी की है, लेकिन 5 साल का सस्टेन नहीं कर पाई तो करेक्ट नहीं कर पाएंगे। अच्छा, इसमें देखो मैं थोड़ा ऐड करता हूँ। आपने जो सबसे पहला पॉइंट रखा ना कि R&D करते हैं और स्कटल बट करते हैं, स्कटल बट जी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है।
आप चैनल चेक कर नहीं रहे हैं, अपने आसपास देख नहीं रहे क्या दुनिया बदल रही है, यानी समय के साथ आप बदल नहीं रहे, तो आपको आजकल मुंबई में बहुत तेज हवा चल रही है। आज हम्म, जब हम लोग ये बातचीत कर रहे हैं तो जो मजबूती से नहीं खड़ा उस पेड़ उखड़ जाएगा। बिल्कुल अगर आप बिल्कुल। दाएं बाएं देखिए, दुनिया कैसे बदल रही है उसको देखिए, R&D करिए, मतलब अपने आप को अपने आप को चैलेंज करते रहिए। यस हर समय अपने प्रोडक्ट पे डाउट करो यार कि ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, और अच्छा बनाते हैं इसको, बिल्कुल। तब आप बेच पाएंगे। और फिर उसी कंटिन्यूशन वो कहता है कि हम लोग दिन भर यही तरीका सोचते हैं कैसे और बेचा जाए। यस। ये एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मैंने पहली बार सुना। जो IBM वाला आपने बताया कि यार सोचो, आपका काम क्या, माल बेचना ना, हाँ। उसके तरीके सोचो आप कि कैसे आप ग्राहक को और बढ़िया से कन्विंस कर सकते हो। व्हाट अ यस ब्यूटीफुल पॉइंट। यस। आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए। नीरज जी, मैं बता रहा हूँ, कई प्रोफेशन में ऐसा होता है, आपने ज्यादा रिसर्च की होती है, सेल्स वाले को नहीं पता होता है। आप बोल रहे थे यार हाँ, मैंने तो पढ़ा था तेरी वेबसाइट पे, ज्यादा है तेरी तेरी कंपनी तो ये कर दी। अच्छा सर, मुझे पता नहीं, अभी का डेवलपमेंट होगा शायद। होता आपका है ये। कॉन्फिडेंस, आपका नॉट जस्ट प्रोडक्ट पे, आपका कंपनी पे कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। हाँ। और मैं तो कम्युनिकेशन वाला हूँ नीरज जी, PR वाला। PR इज अ वेरी स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस, वन बाय वन बाय वन बाय वन करके इसमें आपका रेपुटेशन बनता है। और करेक्ट। एक छोटे से एक्शन से वो आपका रेपुटेशन खराब हो जाता है। हाँ, कि आपको अपनी कंपनी के बारे में नहीं पता तो प्रोडक्ट क्या बेचोगे। प्रोडक्ट का बेचोगे, और मुझे कैसे भरोसा होगा आपकी कंपनी के ऊपर भाई कि क्या बना रही है, जब बेचने वाले को ही नहीं पता है। हाँ। अच्छा, इसका नेक्स्ट चैप्टर पे चलते नीरज जी, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इसमें बोला कि भाई कंपनी क्या कर रही है, व्हाट इज द कंपनी डूइंग टू मेंटेन एंड इंप्रूव द प्रॉफिट मार्जिन। हम्म, इसमें ऑथर का ये बोलना है नीरज जी कि जब मार्जिन जब इंक्रीज करती है प्राइस इंक्रीज के कारण, इट हम्म, इज नॉट अ गुड साइन फॉर द इन्वेस्टर। बड़ी बड़ी गहरी बात बोली उन्होंने। उन्होंने बोला कि आपने प्राइस इंक्रीज कर दिया तो आपका हम्म, मार्जिन इंक्रीज हो गया, प्रॉफिट इंक्रीज हो गया, दैट इज नॉट अ गुड साइन फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। हम्म। बढ़िया कंपनी वो है जो एग्जिस्टिंग, यानी जो एग्जिस्टिंग प्राइस पे बाई वॉल्यूम जनरेट। कॉस्ट कट वॉल्यूम जनरेट करे, कॉस्ट मैनेज करे, एफिशिएंसी जनरेट करे, हम्म, और अपने प्रॉफिट मार्जिन को इंप्रूव करिए आप। बेटर कैपिटल मैनेजमेंट, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, R&D, एफिशिएंसी, हम्म। वेरी। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कंटेनर मैनेजमेंट कॉस्ट। नीरज जी, इतने सारे ऑप्शन होते हैं आज की डेट में। अगर आप देखिए, आपने ग्रेजुअली देखा होगा, बहुत आर्टिकल्स आ रहे हैं कि CFO इज द न्यू CEO। क्योंकि CFO का काम क्या चल रहा है यार, एफिशिएंसी कैसे बढ़ाओ, प्राइस कैसे कम करो, कॉस्ट कैसे कम करो, प्राइस मत बढ़ाओ, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाओ। So he is looking at various facets of business through the finance lens, but he is getting the information about the entire organization, क्योंकि पैसे वाली बात वो मैनेज कर रहे हैं। इसलिए देखिए बहुत सारे CFO जो हैं जनरली CEO के रोल में जा रहे हैं अब। अभी रिसेंटली एक म्यूजिकल चेयर की तरह CFO चेंज हुए बैंकों के। बिल्कुल हुए हैं। यस 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 आपने अच्छा डायलॉग दिया है कि CFOs आर न्यू CEOs। अब मैं इसमें और आगे जोड़ देता हूँ, CEOs आर न्यू इन्वेस्टर रिलेशंस, यस क्योंकि उनका है। सारा दिमाग बिल्कुल वैल्यूएशन बढ़ाने में लगा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे CEOs हैं जिनकी सैलरी ही इस बात पे है कि आप मार्केट कैप कितना बढ़ाओगे, तो वो CEO की बजाय इन्वेस्टर रिलेशन इन्वेस्टर मैनेजर, रिलेशंस। कैसे कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ानी, CEO यही करता है दिन भर बैठ के, चैनल में नीरज जाएगा, जी, बड़ी बड़ी बातें करेगा। नीरज जी, अगला पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ वो बिल्कुल आप जो बोल रहे हैं, नॉट डायरेक्टली रिलेटेड बट इनडायरेक्टली रिलेटेड। उसने बोला कि, इन्होंने बोला, फिशर साहब ने बोला है कि भाई, डज द कंपनी हैव आउटस्टैंडिंग लेबर एंड पर्सनल रिलेशंस। ट्रू। बोले कि जब तक आपके पर्सनल और आउटस्टैंडिंग लेबर के साथ में रिलेशन नहीं रहेंगे, क्योंकि लेबर स्ट्राइक हो गई, बैलेंस शीट इंपैक्ट, स्टॉक आपका गिर जाएगा। इन्वेस्टर रिलेशंस वाले बोलेंगे अरे भैया क्या हो गया यार, कंपनी में कभी भी स्ट्राइक होता रहता है, कुछ भी इंडस्ट्रियल होता रहता रिलेशन। है। इंडस्ट्रियल रिलेशन का इंपैक्ट का फर्क पड़ेगा इन्वेस्टर रिलेशंस पे। हाँ, बिल्कुल। भाई स्टॉक तो गिरेगा ना, इंपैक्ट तो होगा उस पे। उसके बाद में आप देखिए कि मैन पावर को, नीरज जी एक स्टडी भी है, आई डोंट नो द एग्जैक्ट परसेंटेज, बट नए बंदे हायर करना इज मोर एक्सपेंसिव देन द रिटेनिंग द एग्जिस्टिंग वंस। वर्ल्ड रिनाउंड फैक्ट है, हर किसी को पता है। आप देखिए कि अगर लोग छोड़ के जा रहे हैं, अगर आपके यहाँ पे लेबर अनरेस्ट हो रहा है, उनको मैनेज करने में आप जो पैसे खर्च करेंगे,
आपका प्रॉफिट मार्जिन इंपैक्ट हो रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट हो रही है। ट्रू। और यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया मोटरोला का कि हाईली यूनियनाइज्ड है, शिकागो में बहुत यूनियन चलते हैं। तो मोटरोला, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, यानी यहाँ पे या तो यूनियन ना के बराबर है, और जहां पे है इन कंपनीज में बहुत अच्छे रिलेशन है उनके कंपनीज के साथ में, तो वहां पे कभी स्ट्राइक, लेबर स्ट्राइक और लेबर वाला इशू वाला कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता है। जहां नहीं होता तो वन लेस हेडेक टू मैनेज ना। अगर मान ली कंपटीशन चल रहा है, नया प्रोडक्ट आ रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, ये सब हो रहा है, कंपटीशन कर रही है, और आपके यहाँ पे स्ट्राइक भी हो गई है, तो वो तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा वाला हो गया केस। सो one is you have to look at the growth profitability aspect, one you have to look at managing the relationship, managing the cost, managing the margins internally। तो इसलिए उन्होंने बोला कि इस पे भी मेरा एक इनपुट है जी, जिसको हम लोग एचआर कहते हैं आजकल मॉडर्न लैंग्वेज में, उसको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर या चीफ पीपल ऑफिसर, और मॉडर्न वर्ड आ गया है CHRO, चीफ ह्यूमन रिसोर्स या चीफ पीपल ऑफिसर कह रहा है। अनफॉर्चुनेटली आजकल के जो CHRO या पीपल ऑफिसर हैं वो एक्चुअली अपने एम्प्लॉयज से बात ही नहीं करते हैं। उनका काम है फेस्टिवल के आसपास पार्टी करना, रंगोली बनाना और इस तरह के छोटे मोटे काम करना, और जैसे ही आप उनको कोई मेल लिख दो तो आई विल गेट बैक टू यू, स्टैंडर्ड रिप्लाई आ जाएगा, और वो गेट बैक कभी होता नहीं है। ये सच्चाई है। ये मैं अपने मतलब पर्सनल तो नहीं कह सकता, पर्सनल में बहुत पर्सनल हो जाएगा, एकदम ऑथेंटिक गारंटीड बता रहा हूं मैं आपको। हर HR का आदमी अपने एम्प्लॉय से बात नहीं करता है क्योंकि उसके पास सॉल्यूशन ही नहीं है। जो प्रॉब्लम वो रेस करता है ना एम्प्लॉय, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है उसके पास, तो इसलिए बात ही नहीं करता। वो आता ही नहीं, आपके ऑफिस में नहीं आता। दिस इज द फैक्ट। और ये बहुत अच्छा आपने किया, बुक में रेस किया, क्योंकि एम्प्लॉय नाखुश रहता है ना, तो फिर एम्प्लॉय भी सोचता है यार कैसे पैसा चूस लो कंपनी से, काम करो, छुट्टी मारो, बहाना बनाओ, ये सब चलता है यार। ये बड़ा रियली बहुत अच्छी किताब है यार, इसको तो पढ़ना चाहिए। नहीं नीरज जी, देखिए मैं एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग, देखिए हम और आप डिस्कस करके हमारे दर्शकों के लिए 35, 40, 45 मिनट या कभी कई बार 1 घंटे हो जाते हैं, उसमें हम डिस्कस करके सजेशन दे देते हैं। जो बुक हम चूज कर रहे हैं, दीज बुक्स आर आउटस्टैंडिंग बुक्स एंड यू हैव टू इन्वेस्ट टाइम इन दिस बुक्स। जब इसमें इन्वेस्ट करेंगे ना तो ही आपके पैसे बनेंगे। पैसे, ये दिस इज नॉट फॉर मेकिंग मनी, ज्ञान के लिए है, नॉलेज के लिए, आपके ग्रोथ के लिए है, इंटेलेक्चुअल कैपिटल ग्रोथ के लिए है। बट इन बुक से पढ़ने से आप अच्छे इन्वेस्टर भी बनेंगे। वेरी ट्रू। और अगला जैसे इन्होंने बताया, एक तो इंडस्ट्रियल रिलेशन का बोला था, उसके बाद उन्होंने बोला कि आउटस्टैंडिंग एग्जीक्यूटिव रिलेशन होने चाहिए, क्योंकि आपकी सैलरी अच्छी होनी चाहिए, इंडस्ट्री लेवल की होनी चाहिए, गुड पॉलिसी होनी चाहिए। एक और बड़ी चीज बोली है, टॉप लीडरशिप पे इंसाइडर होना चाहिए। दैट मीन्स द पॉलिसी शुड बी दैट द इनसाइड पर्सन शुड गेट द टॉप जॉब, अनलेस आपके पास में बिल्कुल है ही नहीं। दिस शोज की कंपनी इज वेरी सीरियस अबाउट प्रमोटिंग द इंटरनल टैलेंट। और एक कॉन्फिडेंस आता है ना नीरज जी, आपको ये लगेगा कि यार आई एम ऑल्सो इन दी रेकनिंग, मेरा भी अपॉर्चुनिटी है, मुझे भी चांस है ऊपर जाने का। तो एक ये होता है इसमें। तो इसलिए आप जो आपके रिलेशन, जो आपके एग्जीक्यूटिव रिलेशन है, बहुत अच्छे होने चाहिए। दूसरा इन्होंने पॉइंट बोला हुआ है, जो 9th पॉइंट हुआ है कि भैया डेप्थ ऑफ द मैनेजमेंट, सक्सेशन प्लानिंग, सॉलिड लीडरशिप टीम, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। सीईओ हर काम नहीं कर सकता, सीएफओ हर काम नहीं कर सकता। देयर शुड बी अ प्रॉपर हायरार्की इन प्लेस। एंड देयरफॉर आप देखिए, कोई भी बड़े इन्वेस्टर के पास में जाइए नीरज जी, आपको क्या बोलेगा, मैं मैनेजमेंट देखता हूं, पाइपलाइन देखता हूं। वो बाद में प्रोडक्ट और सर्विस पे आएगा, सबसे पहले बोलेगा टीम ठीक है कि नहीं, क्योंकि अगर टीम ठीक होगी तो बाकी सब तो अपने आप ठीक हो जाएगा। एक जो सीएफओ साहब लोगों के लिए पॉइंट इसमें लिखा हुआ, इसमें लिखा हाउ गुड आर द कंपनीज इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग कंट्रोल्स, कॉस्ट एनालिसिस एंड अकाउंटिंग कंट्रोल कितने अच्छे से कर रहे हैं। बहुत जरूरी है वो, क्योंकि जब तक आप कॉस्ट एनालिसिस नहीं करेंगे, अकाउंटिंग कंट्रोल नहीं करेंगे, हाउ विल यू कंट्रोल द प्रॉफिटेबिलिटी। सो प्रॉफिट को आपको मैनेज करने के लिए, एंड अनलेस यू हैव द प्रॉफिट, हाउ विल यू सस्टेन द ऑर्गेनाइजेशन। ये एक पॉइंट है। उसके बाद में एक अगले पॉइंट पे आते हैं, जैसे कंपनी का आउटलुक क्या है प्रॉफिटेबिलिटी पे, इज इट अ शॉर्ट टर्म आउटलुक और अ लॉन्ग रेंज आउटलुक।
कैसे पता चलेगा आपको? बोलना क्या चाहते हैं? स्कटल बट मेथड से आपको पता चल जाएगा कि भाई वो वेंडर और कस्टमर को कैसे ट्रीट कर रहे हैं। हम्म नीरज जी, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है कौन सा प्रोडक्ट है, कोई मल्टीनेशनल कंपनी का मेरी बात हो रही थी किसी से रिसेंटली अभी। नहीं, हमारी इंडिया की कंपनी, उसमें मेरी गाड़ी की बैटरी खराब हुई थी। हम्म मैंने पूछा भाई कौन सी लेना है, तो मैं नाम नहीं लूंगा ब्रांड का। हम्म एक ओल्ड ट्रेडिशनल ब्रांड बहुत फेमस मार्केट लीडर वर्सेस ए हम्म न्यू ब्रांड नॉट मार्केट लीडर बट वेरी गुड वेरी स्ट्रॉन्ग। हम्म बोला सर नए वाले में हमें सिरदर्दी ही नहीं है, इसलिए हम हर समय उनको रिकमेंड करते हैं नो क्वेश्चंस आस्क्ड, दे ट्रस्ट मी। अगर मैंने बोला कि इस बैटरी में प्रॉब्लम थी, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, वारंटी और नो वारंटी रिप्लेस। करेक्ट। और जो पुरानी मार्केट लीडर बैटरी वाली कंपनी है, हम्म बोले कि उसमें 1 हफ्ते लग जाते हैं बात करने, मैसेज भेजने, मेल भेजने, व्हाट्सएप भेजने में, सैंपल भेजने में और प्रूफ भेजने में, हम्म और मोस्टली रिप्लेस नहीं होता है। तो हम तो नई कंपनी का ही वो करते हैं। डेफिनेटली उनको मार्जिन भी मिल रहे होंगे, लेकिन उसने मार्जिन की बात नहीं की। उसने बोला कि मेरा कन्वीनियंस, वो मेरे ऊपर ट्रस्ट कर रहा है। वेरी ट्रू। मतलब आप अब तो खैर बहुत विदेश घूमे हैं, कई देशों में, खासतौर पे ब्रिटेन की मैं बात कर रहा हूँ, जहां पे चेंज ऑफ माइंड पे सामान वापस हो जाता है। आप भारत में सोच सकते हैं क्या ये कि यार मेरा मन बदल गया है, मैं नहीं लेना चाहता है सामान, इसको एक्सचेंज करो या वापस करो, रिटर्न पॉलिसी नहीं करेंगे। चेंज ऑफ, अगर आप इतने फ्लेक्सिबल रिटेलर नहीं है, नो क्वेश्चन, क्यों पूछना यार सवाल। मैं कह रहा हूं कि इसमें गड़बड़ है, दिख रही है, तो आप क्वेश्चन क्यों कर रहे हो, आप बदलो ना उसको यार, आपका क्या जा रहा है उसमें। यस, और तो लॉन्ग टर्म अपने कस्टमर आप बनता को है नीरज जी, उससे कस्टमर लॉन्ग टर्म हो जाता है यार ये कंपनी अच्छी, नो क्वेश्चन, आज तुरंत बदल दिया इसने। और लॉन्ग टर्म कस्टमर बनेंगे आप, 10 लोगों को और बताएंगे। यू बाई, लॉयल्टी बाई कर लिया आपने, आपने खरीद लिया मुझे, यस यस नाम बन यस गए हम तो यस आपके यस। यार, कि आपने एक बार में मेरे मना कर दिया। तो ये सब चीजें छोटी छोटी होती हैं जो बहुत मैटर करती है। आप अपने शहर के किसी दुकानदार के यहाँ देखो, हाँ बिल्कुल, यस, यार ये यार तुम्हारा सामान अच्छा नहीं यार, ठीक है आप बदल दो, खत्म, नो बदल क्वेश्चन देंगे। यार। हाँ कुछ लोगों ने 70 कानून बताएंगे, ऐसा है वैसा है, ये है वो हाँ। है। तो ये यार बहुत अच्छी किताब है, आगे आगे बढ़ो, आगे, बहुत बहुत शानदार किताब। नहीं तो इसमें नीरज जी आगे भी 2 बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग पॉइंट इन्होंने बताए हुए हैं, फिर ये 15 पॉइंट खत्म होंगे, फिर हम दूसरे टॉपिक पे जाएंगे। हाँ, बोले भाई आपके पास, कंपनी के पास में फॉरसिबल फ्यूचर के लिए पैसे हैं कि नहीं है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज इफ यू कीप ऑन डाइल्यूटिंग इक्विटी, अगर आप इक्विटी बार बार डाइल्यूट कर रहे हैं पैसे के लिए, तो भाई डाउटफुल है ना, एक टाइम के बाद में तो आप इक्विटी बचेगी नहीं, जब इक्विटी बचेगी नहीं तो आप किस लिए काम करोगे, कमिटमेंट खत्म हो जाएगी लोगों की। सो देयरफॉर इफ योर प्रॉफिटेबिलिटी इज डिसेंट, यू विल नॉट डाइल्यूट इक्विटी एंड यू विल हैव लॉन्ग टर्म मनी फॉर द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी आपको देखना है। आप देखिए जितनी भी गुड कंपनीज, अच्छी कंपनी, प्रमोटर होल्डिंग देखिए, डाइल्यूट नहीं होती है वहां पे, और प्रॉफिट को ही इन्वेस्ट करके लगा रहे हैं उस पे। तीसरा पॉइंट नीरज जी, ये डायरेक्ट आईआर वाला पॉइंट है, कितने फ्रीली इन्वेस्टर से बात करते हैं कंपनी वाले। ऐसा तो नहीं कि भैया टेंशन का काम आया, क्राइसिस का टाइम आया तो बिल्कुल रजा ओढ़ के सो गए, बात ही नहीं करना है। जो डिफिकल्ट टाइम पे जो अपने कस्टमर से, अपने इन्वेस्टर से, अपने स्टेक होल्डर से बात कर रहा है, बोले उस कंपनी में पैसे डालिए, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है, वो आपको बता रहा है कि प्रॉब्लम है, मैं सॉर्ट आउट करूंगा इस प्रॉब्लम को, बजाय उस कंपनी के जो कि प्रॉब्लम हुई तो बात ही नहीं कर रही, जब अच्छा चल रहा है तो बिल्कुल हर क्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। वेरी ट्रू। और सबसे फाइनल पॉइंट, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने बोला फिशर साहब ने, नीरज जी, अनक्वेश्चनेबल इंटेग्रिटी। बोले अगर इंटेग्रिटी मैनेजमेंट की थोड़ी भी डाउट में आई तो ऊपर के 14 पॉइंट खत्म। आई एग्री। बोले 14 खत्म, पैसे ही नहीं डालने हैं अगर इंटेग्रिटी पे क्वेश्चन आ गया। तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 15 पॉइंट अगर नहीं कंप्लीट हो रहा तो ऊपर के 14 कोई मतलब ही नहीं है। कोई नहीं, 15th पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। यस, नहीं तो अभी रिसेंटली अपने यहाँ एक आध कंपनियों में हुआ है, मंगलौर वाली में, आपने याद होगा, तो एकदम इंटीग्रिटी पे भयानक क्वेश्चन हो गया, खत्म हो गया, उसमें मतलब कोई सेंस ही नहीं फिर उसका। यस 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 यस। ओके, अब आता है क्या 5 डोंट्स फॉर हाँ जी इन्वेस्टर्स। जी। अच्छा ये क्या इसमें मसला है? इसमें जी नीरज जी, इसमें यानी इसमें 5 डोंट्स पे अपने जो जाना है, उसके पहले थोड़ा सा 2-3 और चैप्टर थे जो मैं थोड़ा सा टच करूंगा।
उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए मैं टच करूंगा, जैसे ये कि व्हेन टू बाय करके इन्होंने बोला था, अच्छा, व्हाट व्हेन टू टू बाय बाय। और हाँ व्हाट टू बाय भी है तो व्हाट टू बाय में तो इनका सीधा फंडा बिल्कुल क्लियर है, बोले ग्रोथ स्टॉक खरीदना है, डिविडेंड स्टॉक खरीदना ही नहीं है, ग्रोथ स्टॉक, क्योंकि ग्रोथ स्टॉक विल कीप ऑन इन्वेस्टिंग मनी, दे विल कीप ऑन मनी पुटिंग मनी इन द R&D, दे विल कीप ऑन फोकसिंग ऑन द ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी, और वो पैसे बनाएंगे। बट आपको पेशेंस के साथ बैठना पड़ेगा, खरीदना तो ग्रोथ स्टॉक है, डिविडेंड नहीं खरीदना है, साफ इन्होंने बोला हुआ है। और बोले कि जो मेट्रो में रहते हैं लोग, उनको ज्यादा फायदा इसलिए क्योंकि आप ज्यादा पढ़ रहे हैं, मीडिया कंज्यूम कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो बोले कि जो मेट्रो में रहते हैं उनके पास तो बहुत बेनिफिट है, जो छोटे शहर में रहता है उसको तो पता ही नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन आपके पास तो बिल्कुल ऑप्शन है कि व्हाट टू बाई, चेंज क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं एनवायरनमेंट में, क्या कंपनी क्या कर रही है, आपके पास नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है। सो बिकॉज ऑफ दैट, यूजिंग दिस कटरबट मेथड, आप आइडेंटिफाई करिए और ग्रोथ स्टॉक में पैसे लगाइए। व्हेन टू बाय, दो तीन बड़े अच्छे एग्जांपल दिए इन्होंने। वो बोलते हैं टाइमिंग जरूरी है, बट फोरकास्ट कैन बिकम रॉन्ग। तो आपको ये भी देखना है कि टाइमिंग तो ठीक होनी चाहिए, लेकिन फोरकास्ट गलत होंगे तो ऐसा नहीं है कि हर शॉट आप जो खेल रहे हैं सही रहेंगे। आपने 15 पॉइंट फॉलो किए, इस कटलबट मेथड फॉलो किया, डीप रिसर्च में गए, तो आप जनरली सक्सेसफुल रहेंगे, लेकिन पेशेंस के साथ में आपको बैठना पड़ेगा। अच्छा, व्हेन टू बाय में दो तीन एग्जांपल इन्होंने दिए हैं, मैं आपको मोटा मोटी सार बता देता हूं नीरज जी। अच्छी कंपनियां जब बैड फेज से जा रही हो, जैसे इन्होंने बताया कि अमेरिकन साइनाइड करके कंपनी बताया, केमिकल कंपनी थी, फटी डटी इमेज, कोई फोकस ही नहीं करता था। अच्छा, कंपनी पीछे R&D में पैसे खर्च कर रही है, इंजीनियरिंग, कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग करके नए प्रोडक्ट डेवलप कर रही है, लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। जब रिजल्ट अच्छे आने चालू हुए, जब किसी के रडार में आया, हम इसको दूसरे एपिसोड में जब डिस्कस करेंगे तो हम डिटेल में जाएंगे, लेकिन ऑथर का बोलना कि जब फाइनेंशियल कम्युनिटी की न्यूज एक बार पड़ जाती है, फिर वो स्टॉक आपकी पकड़ में नहीं आता। जब तक वो फाइनेंशियल कम्युनिटी के गुड बुक्स में नहीं है, तब तक आप उस स्टॉक को खरीद सकते हैं। जहां उनकी एक बार नजर पड़ गई, रडार में आ गया, फिर आप नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि वो भागेगा स्टॉक। फूड मशीनरी केमिकल कंपनी करके एक थी, वर्ल्ड वॉर 2 के पहले खूब एक्विजिशन किए, लोगों ने बोला यार, वर्ल्ड वॉर हुआ था, स्टॉक नीचे गया, लेकिन उन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन अपने मेंटेन किए। लेकिन बिकॉज उस समय वॉर वाला सिचुएशन था, पोस्ट वॉर वाला सिनेरियो था, नंबर अच्छे नहीं आ रहे थे। लेकिन अगर आप बोलते हैं ना कि सतह के नीचे जाइए, आप सरफेस से नीचे जाएंगे तभी आपको डिटेल पता चलेगा। अगर जो सरफेस के नीचे गया, उसने देखा कि यार कंपनी तो कंसिस्टेंटली डिस्पाइट ऑल दीज प्रॉब्लम्स इज गिविंग रेगुलर कंटिन्यूइंग द मार्जिन एंड द ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी, दैट वाज द टाइम टू पिक अप द स्टॉक। आप उस समय नहीं खरीदते हैं क्योंकि खराब चल रहे हैं। अभी का जैसे टाइम है, अभी आपको कई सारे, आप देखिए जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स है कई सारे, वो बोलेंगे कि बहुत सारी कंपनियां बहुत सस्ते में मिल रही हैं, लेकिन ढूंढना वाला है, वो आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि वो बताएंगे तो पूरी भीड़ चाल लग जाएगी वहां पे। एग्जैक्टली वही केस वहां पे इन्होंने बताया था। इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी का इन्होंने बताया था नीरज जी, बहुत बड़ी फेमस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी थी, नाम इसमें नहीं लिखा था उन्होंने, उसमें लिखा कि वहां पे उसके इंडस्ट्रियल रिलेशन बहुत अच्छे थे, उनका जो IR था, इंडस्ट्रियल रिलेशन बहुत अच्छा था। वहां स्ट्राइक हो गई, जब वहां पे स्ट्राइक हो गई और उसके बाद में स्टॉक ठुका, प्रोडक्ट भी एक फेल हो गया उनका, अर्निंग ड्रॉप हो गई। लेकिन IR वालों ने अच्छे से केसेस हैंडल कर लिया, सब कर दिया। इनसाइडर जो थे उनको पता था कि भाई कंपनी अच्छी, प्रोडक्ट अच्छे, आज नहीं कल सक्सेसफुल होंगे हम। उन्होंने दबा के स्टॉक खरीदे उस कंपनी के। जैसे स्ट्राइक खत्म हुआ है नीरज जी, 55 से 60% 12 महीने के अंदर, क्योंकि कंपनी सॉलिड थी। तो ऑथर का यह भी बोलना है कि 40 से 50% ड्रॉप इन अ गुड कंपनी इज नो प्रॉब्लम, अगर अच्छी कंपनी है, क्योंकि आपको वो 15 पॉइंट स्कटलबट मेथड से पता करके देखना है कि भाई कंपनी अच्छी कि नहीं। तो बोले डोंट वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी टू बाय, अगर आपको अच्छे प्राइस पे अच्छा स्टॉक मिल रहा है तो खरीदिए, क्योंकि जो अच्छे प्राइस में मिल रहा है वो दूसरों की नजर में आया तो आपको लगेगा मार्केट गिरेगा तब खरीदेंगे, नहीं तब वो भाग जाएगा। ऐसा एक अपने देश में हुआ था, क्राइसिस कम्युनिकेशन हो गई थी नेस्ले के साथ। बिल्कुल, यस, जब बाराबंकी के फूड इंस्पेक्टर ने पकड़ लिया था कि इनके मैगी में उसने बिल्कुल कहा लेड है, बिल्कुल 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 और पूरी तरीके से टूटा था। और उस समय जिसने खरीदा होगा, क्या बिल्कुल, जबरदस्त यस, उसने किया। बहुत बहुत कमाया था नीरज जी, 4x कमाया था उन्होंने 1-2 साल के अंदर। यस। ये अच्छा, इसका नेक्स्ट चैप्टर उन्होंने बहुत बढ़िया नीरज जी, व्हेन टू सेल एंड व्हेन नॉट टू।
बोले इन्वेस्टिंग के टाइम पे लॉस होगा, यानी कई बार तो हर बेट तो सही नहीं जाएगा ना, बट मोर इंपॉर्टेंट इज टू कीप द ईगो अंडर कंट्रोल। ईगो में नहीं आना है आपको कि मेरा लिया वाला स्टॉक ऊपर जा रहा है तो मैं अभी बेच दूं क्या, नीचे चला गया है अभी बेच दूं क्या, और नहीं खरीदूं क्या। अगर आपने रिसर्च की, आइडेंटिफाई करके रखा है, तो यू नीड टू हैव कन्विक्शन ऑन द स्टॉक। 15 पॉइंट चेकलिस्ट बार बार मेंशन करते हैं कि उसको आपको देखना है। स्टॉक ओवर प्राइस है तो बेचूं? नो, आपने चेक करना है कि भैया क्या स्ट्रेंथ है, हो सकता है स्ट्रेंथ के कारण स्ट्रांग हो, राइट। अर्निंग वापस तो आएगी आएगी, जब आएगी तो फिर वो बिल्कुल धुरंधर की तरह भागेगा वो स्टॉक। फ्यूचर ग्रोथ विल मेक अप, क्योंकि पहले तो नीचे थोड़ा सा चला गया है, लेकिन हम उसमें घबरा करके बोलते हैं प्रॉफिट बना लो, जो बन रहे बना लो, निकल जाओ। लेकिन अगर आपको कंपनी पे कॉन्फिडेंस है और अच्छा है, तो उसपे क्यों आप सस्ते पे मिल रहा है अभी, तो क्यों आप छोड़ोगे। अगला चैप्टर इन्होंने एक डिविडेंड के बारे में बोला है, ज्यादा टाइम नहीं है उसमें, हम 5 डोंट्स फॉर इन्वेस्टर में जाएंगे नीरज जी। बट डिविडेंड स्टॉक तो देखिए साफ मना करते हैं। फिशर साहब बोलते हैं डिविडेंड में पैसे लगाने नहीं है आपको, क्यों लगाते हो, फालतू पैसे बर्बाद करोगे। बोले 1 साल 2 साल पेशेंस रख लोगे तो जो आपका ग्रोथ स्टॉक है आपको 40-50%, 50%, और 10 साल रख लोगे तो आपको 20x 10x 20x 30x 40x मिल जाएगा। बोले डिविडेंड पे मत लगाओ, क्या मतलब है उस पे लगा करके। बोले कि उनका पॉइंट सीधा सा सिंपल है कि यार इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है, उसमें क्या बन रहा है, तुम्हारा कुछ नहीं बन रहा है। हाँ, ये बात भी सही है। और देखो, वैसे भी अपने यहाँ जो जितने फंड मैनेजर हैं सब कहते हैं ग्रोथ स्टॉक में पैसे लो, डिविडेंड यील्ड वाले में एफडी कर लो ना फिर। हाँ। अगर आपको 5-7% ही रिटर्न चाहिए तो नीरज जी डिविडेंड कर लो, एफडी कर लो। एक और पॉइंट फिशर साहब ने एक और पॉइंट बोला है, बोला कि डिविडेंड जो है वो सिर्फ प्रमोटर को ही हेल्प करता है और किसी को हेल्प नहीं करता, बड़े शेयर होल्डर को, छोटे को तो हेल्प ही नहीं करता है। सही बात है, 200-400-500 शेयर से क्या बनेगा आपको डिविडेंड। यस यस यस। तो इसमें अब 5 डोंट्स फॉर विद इन्वेस्टर में चलते हैं, क्योंकि टाइम हम जल्दी इसको सोच रहे हैं कि थोड़ा जल्दी खत्म करें, क्योंकि दूसरा एपिसोड भी हमको इसका आना है। तो जैसे इन्होंने बोला कि भाई जो प्रमोशन पब्लिसिटी पे जाती है जो कंपनी, डोंट बाय इनटू द प्रमोशनल कंपनीज, सीधा स्ट्रेट लाइन। जो ज्यादा पीआर करे, प्रमोशन करे, पब्लिसिटी करे, टॉल प्रॉमिस करे, छूना ही नहीं है वो कंपनी को। लीव इट टू क्या द पीपल बात दो वांट टू पुट इन मनी। हाँ बिल्कुल मत लगाना। दूसरा पॉइंट नीरज जी, जो जैसे वहां पे हमारे यहाँ तो कर नहीं होता, यहाँ वहां पे यूएस में ऑफ मार्केट ट्रेडिंग होती है, जो ट्रेडेड ओवर द काउंटर बोलते हैं। बोले कि उनको इग्नोर मत करिए। अगर अच्छी कंपनी आपको पता है, आपके पास इंफॉर्मेशन है, अच्छी कंपनी है, तो आप अनलिस्टेड कंपनी भी खरीदिए, ये भी बोला उन्होंने। लेकिन 15 पॉइंट लेने के बाद जी, जैसे मुझे लगता है कि आपने भी कुछ अनलिस्टेड खरीद के रखे होंगे, आपके एक्सप्रेशन से मुझे लग रहा है। नहीं, मतलब ये लग रहा है कि कितने साल पहले इनकी क्या सोच थी कि अनलिस्टेड में पैसा बनेगा। नीरज जी ये सोचिए 1956 की बात हो रही है इसमें। वो बोल रहे बिल्कुल इग्नोर मत करो। उस समय तो रूल रेगुलेशन नहीं होते, तब उन्होंने बोला था। बोले गुड कंपनी और अच्छे ब्रोकर रेकमेंड कर रहे हैं भरोसे के, तो अनलिस्टेड कंपनी भी खरीदिए। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट उन्होंने बोली कि भाई एनुअल रिपोर्ट अगर बहुत अच्छा लग रहा है तो उसके बेसिस पे मत खरीदना स्टॉक, कि मुझे एनुअल रिपोर्ट बहुत बढ़िया दिख रहा है, बहुत सुंदर, अच्छे इसमें फोटो हैं, बड़े अच्छे अच्छे ग्राफ चार्ट कहानियां हैं। बोले नो, डिटेल में जाइए, उसके बाद में जाकर के आप खरीदिए। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर स्टॉक का प्राइस हाई है तो ये मत सोचिए पी देख करके, ऐसा मत सोचिए कि भैया बहुत हाई पी है तो नहीं खरीदना है। बोले हाई पी इज नॉट नेसेसरली एन इंडिकेटर कि भाई आगे ग्रोथ नहीं होगी या आगे ग्रोथ होगी। सो वो नंबर पे नहीं जाना है, आपको अपने रिसर्च पे जाना है। यस, महंगा है तो महंगा ही बिकेगा। हाँ, मर्सिडीज में कभी सेल थोड़ी लगती है। क्योंकि नीरज जी दोनों बात हो जाती है ना। आप हाई पी देख के बोलते हैं कि यार अच्छा है, कुछ लोग बोलेंगे खराब है, दोनों सही है। जो कंजर्वेटिव है वो बोले, जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है वो बोलेगा कि यार बहुत हाई पी नहीं खरीदूंगा। जो एग्रेसिव इन्वेस्टर बोलेगा हाई पी मींस आगे भी अच्छा आएगा। बट पॉइंट क्या है, पॉइंट इज कि भैया आपको अपने रिसर्च पे फोकस करना है, आपको कन्विक्शन पे जाना है, आपको 15 पॉइंट मेथड पे जाना है, आपको स्कटल बट मेथड पे जाना है। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट नीरज जी जो हम लोग खुद करते हैं, इन्होंने इंग्लिश में लिखा है कि डोंट क्विबल ओवर 8 एंड क्वार्टर्स। मतलब ये है कि यार मैंने 21 रुपये 50 पैसे की बिड लगाई है, अभी चल रहा है 21.75 का, नहीं खरीदूंगा। जो 21.50 आ गया तो खरीदूंगा। पता चल रहा है कि भाई 21.50 तो छोड़िए, वो 50 हो गया 1 महीने के अंदर।
बोले ये चिल्लर 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 चिल्लरपंथी में मत जाइए बिल्कुल। अगर ठीक सोच लगता है, बड़ी करो। हाँ रिसर्च पे फिट बैठ रहा है तो खरीद लीजिए। हाँ। ये बताओ, मैं एक टेक्निकल एनालिस्ट से मैं मिला था आपसे कम से कम 18 साल पहले। है उसने बहुत अच्छी बात मुझे कही। उसने कहा कि देखो, मान लो आपने कोई स्टॉक को फाइंड किया, आपने उसको टेक्निकली फाइंड किया, फंडामेंटल देखा, जैसे भी करके आपने उसको पसंद किया कि यार ये स्टॉक अच्छा है और यहाँ से मोटा पैसा इसमें बनेगा, तो फिर वो चिंदीगिरी मत करो कि भाव लगा के बैठे हुए, जिस भाव पे मिला आज मुझे अपनी पूरी क्वांटिटी खरीदनी है, यस बात खत्म। यस यस यस। ये सोचो कितनी बड़ी बात उसने। अब नीरज जी अपने चलते हैं 5 मोर डोंट्स पे। तो 5 डोंट्स सबसे इंपॉर्टेंट डोंट्स बोले, उसके बाद बोले कि 5 एडिशनल डोंट्स है, मोर डोंट्स। बोले डाइवर्सिफिकेशन पे ज्यादा स्ट्रेस मत करो आप। डोंट स्ट्रेस फॉर डाइवर्सिफिकेशन की डाइवर्सिफिकेशन करना ये करना, बोले नहीं। अगेन कमिंग बैक टू भाई रिसर्च, क्वालिटी ऑफ स्टॉक, स्कटल बट मेथड, अच्छा स्टॉक है कि नहीं है। बोले अगर डाइवर्सिफिकेशन थोड़ा बहुत करना भी है तो मोस्ट ऑफ द डाइवर्सिफिकेशन शुड बी इन द लार्ज कंपनीज। करेक्ट। बोले अगर आपको डाइवर्सिफिकेशन करना है तो आपके पोर्टफोलियो का 20% जो है वो लार्ज कंपनीज में डालिए। छोटी कंपनियों में 8 से 10% डालिए, उससे ऊपर नहीं। आप अगर ओनली फॉर द सेक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन करना, क्योंकि छोटी का गारंटी नहीं, कुछ पता नहीं है। जो हम बात कर रहे थे 4 से 5 साल अगर गंदा सर्कल आ गया, साइकिल आ गया, कंपनी वाइप आउट हो जाएगी। जो लार्ज वाले हैं वो तो रहेंगे रहेंगे। क्योंकि आप ये देखिए, आप डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, नॉट फॉर द सेक ऑफ कि अच्छी कंपनी की खराब कंपनी है, या मेरे पोर्टफोलियो में अच्छी कंपनी की खराब कंपनी है। तो इसलिए डोंट डू डाइवर्सिफिकेशन जस्ट फॉर द सेक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। और जब करो तो बड़ी कंपनी में डाइवर्सिफिकेशन करना है, छोटी में नहीं करना है। एक तो पॉइंट था। बोले लड़ाई झगड़ा जब भी हो, वॉर हो जब भी, डोंट बी स्केयर्ड। बोले हर वॉर के बाद में यूएस का मार्केट रेफरेंस इन्होंने दिया, हर वॉर के बाद में यूएस मार्केट ने जबरदस्त रिटर्न दिया है। यस, और सभी बोले मार्केट ने दिया है। हर बार यस 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 यस। तो बोले कि वर्ल्ड वॉर 1 हो, 2 हो, कोरियन वॉर हो, जो भी हो, बोले स्टॉक डिफेंस स्टॉक तो अच्छे करते ही करते हैं, स्टॉक मार्केट लड़ाई के बाद बहुत अच्छा करता है। तो कभी भी वॉर स्केयर पे आपको बेचना नहीं है, और वॉर की रूमर आए तो बेचना नहीं है। बल्कि गिर जाए तो रूमर खरीद पे लेना। यस, बोले कि वापस ही आएगा, वो नहीं होना है। अच्छा, एक और उन्होंने बोला है कि डोंट फॉरगेट योर डिल्बर्ट एंड सलीवन करके, तो एक यूएस के कार्टून कैरेक्टर है डिल्बर्ट एंड सलीवन, तो उसके बेसिस पे बोला हुआ है। इसमें बोलते हैं कि भैया तुम कभी भी 5 ईयर लो, 5 ईयर हाई वाले कॉन्टेक्स्ट में मत जाना, 52 वीक लो। कई बार हम क्या करते हैं नीरज जी, हम जाएंगे स्क्रीनर पे, मनी कंट्रोल पे जाएंगे, देखते 52 वीक लो के पास में यार अब अच्छा हो गया लगता है स्टॉक, राइट। जनरल मेंटालिटी, विदाउट चेकिंग कि यार वो 15 पॉइंट में से कोई पॉइंट प्रॉब्लम हुई है कि नहीं हुई है, ग्रोथ पोटेंशियल मार हुआ है कि नहीं हुआ है, प्रॉफिट मार खाया है कि नहीं खाया है, अर्निंग मार खाई है कि नहीं खाई है, वो नहीं देखता। मतलब 52 वीक लो पे अच्छी कंपनी, बड़ी कंपनी बहुत सस्ते में मिल रही, खरीद लो। अब पता चल रहा है कि उसका नीचे चले जा रही है गाड़ी। करेक्ट। एक पॉइंट एक आपने अभी इसमें कहा, अच्छा पहले आप कंप्लीट करो, फिर मैं एक पॉइंट पे जी ऐड करूंगा, आप जी पहले कंप्लीट करो जी इसको। जी, 2 पॉइंट ही है नीरज जी, उसको खत्म कर लेते हैं। एक तो उन्होंने बोला कि डोंट फेल टू कंसीडर द टाइम एज वेल एज द प्राइस इन बाइंग अ ट्रू ग्रोथ स्टॉक। टाइम लगेगा, अगर आप ग्रोथ स्टॉक ले रहे हैं टाइम भी लगेगा, प्राइस भी उसको थोड़ा हो सकता है आपको महंगा मिले, लेकिन आपको अपनी रिसर्च करके ग्रोथ स्टॉक पे टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तो डोंट फेल टू कंसीडर दिस। ये इनके एडिशनल डोंट में से ये वाला पॉइंट है कि वो करना ही करना है, आपको टाइम लगेगा ही लगेगा, इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, बिना उसके पैसे नहीं मिलेगा, पैसे नहीं बनेंगे। तीसरा इन्होंने बोला लास्ट पॉइंट, जो 5 एडिशनल डोंट्स वाले हैं, बोले कि डोंट फॉलो द क्राउड। जो हर कोई बोलता है हमें भी पता है और हम करते हैं। सबसे ज्यादा गोल्ड के ईटीएफ और गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कब हुई थी नीरज जी? 5500 के पास पे, राइट। जनवरी में। ये वो नीरज जी, मैं वापस फिर आ रहा हूँ, दर्शकों से फिर से निवेदन करूंगा कि भाई फाइनेंशियल यूफोरिया जो अपने जॉन केनेथ गैल्ब्रेथ साहब की बुक है, वो तो नीरज जी बाइबल है, वो 80 पन्ने की वो बाइबल है। बाइबल। बाइबल यस। है। स्कैम इतना भी आप क्रैश सिखा हुए लो, लेकिन गलतियां होंगी। होंगी, होते रहेंगी, और करोगे आप कुछ अच्छा, नहीं हो अभी सकता। आपने एक पॉइंट इसमें कहा कि बहुत प्रचार प्रसार वाले जी पे आपने कहा, तो वो क्या मुझे रिपीट कर, उसमें आपको एक इनपुट देता हूं मैं। जी, क्या बोला था आपने कि बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए?
डोंट नहीं, बाय जो वाली। जो करती है कंपनियां उनमें पैसे मत लगाना, जरूरत से ज्यादा करे जो। मैं आपको बताऊं, देखो ये किताब मैंने कभी पढ़ी नहीं थी, हम्म, और जो बात मैं कहने जा रहा हूँ वो वैसी ही है, तो इसको लोग ये ना समझे कि मैं हमेशा वो बात कहता हूँ, ये किताब मैंने कभी नहीं पढ़ी। लेकिन मेरा बहुत फर्म बिलीफ था जब मैं चैनल में नौकरी करता था तब से, और शायद मैंने आपसे एक आध बार जिक्र भी किया है। बिल्कुल जी हाँ। तो आज मैं कह रहा हूँ, ऑन एयर कह रहा हूँ, ऐसी मैं बहुत सारी बातें बोलूंगा तो लोगों को अजीब लगेंगी। जो मैनेजमेंट हर महीने हर 15 दिन में आपको चैनल पे बैठा दिखे, उससे बिल्कुल सही। स्टॉक दूर हो जाओ, आप है तो बेच दो। यस। मैं नाम लेके ऐसी 10 कंपनी अभी बता सकता हूँ राइट नाउ, आप खुद जुमा के जोर डालो तो आपको याद आ जाएगा कि उनके प्रमोटर हर हफ्ते हर 10 दिन में चैनल बैठे हुए कुछ कुछ चल रही उनकी बातें, और वो स्टॉक आज कहीं है नहीं। एक बिल्कुल सही बात है तलवलकर जिम्स करके कंपनी थी, जी। तलवलकर फिटनेस जिम चलाती थी, हाँ, यस 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 यस, लिस्ट हुई हर थी, यस। चौथे पांचवें दिन उसका मैनेजमेंट चैनल में बैठा रहता था। यार गजब आदमी थे, मतलब हमने का समझ में नहीं आ रही क्या है। आज वो कंपनी कहीं है नहीं। तो जो इन्होंने बात लिखी ना, ये इनकी बुक आ गई, मुझे याद आ गया कि यार ये बात तो मुझे बोलनी चाहिए, मैं बहुत सारी बातें बोल सकता हूँ। उस स्टॉक से आप बिल्कुल दूर रहिए जो हर चौथे दिन चैनल में बैठ के ज्ञान देता रहता है, मैनेजमेंट। अरे अपना काम करो ना, साल में 4 बार से ज्यादा अगर कोई मैनेजमेंट चैनल पे आता है तो उसका स्टॉक नहीं खरीदना है। रिजल्ट के समय आओ ना 4 क्वार्टर में, फालतू बात क्यों कर रहा है इधर उधर। तो अब ये बात मेरे ऊपर बिल मत फाड़ना, ये फिशर साहब ने बोला है, फिशर मैंने साहब ने तो बोला है। हमारी टेलीपैथी से मुझे याद आ गया था उनको। कल रात में मैंने इंसेप्शन फिल्म देखी थी, अच्छा। और सपने नीरज जी, चुरा मुझे लिए उनके। मुझे 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 नीरज जी में वो मेरे दोस्तों ने बोला कि भाई दोबारा देखने से समझ में आएगी, मैं वो 3 या 4 बार देख चुका हूँ, मुझे समझ में नहीं है। यार फिर से देखो, कमाल की मूवी है इंसेप्शन। मतलब जब मेरा मन होता तो मैं इंसेप्शन या शशांक रिडेम्पशन ये सब देखता रहता हूँ, गजब की नहीं, फिल्म है। शशांक रिडेम्पशन तो शानदार, शशांक रिडेम्पशन तो वन ऑफ द बेस्ट। तो कल रात में ऐसे ही किसी से बात हो रही थी शशांक के बारे में, उन्होंने कहा नहीं मैं आज इंसेप्शन देखूंगा। कमाल की फिल्म है यार वो। अच्छा, आप लोगों ने इतनी जो चर्चा की इसको थोड़ा समराइज करना चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे हमने इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें की कि लोग भूल गए होंगे कि यार हमने बातें क्या की हैं। तो जी हाँ। अब आप इनको जो है समराइज करिए कि ये जो व्हाट टू बाय के 15 पॉइंट्स है, पहले 8 पॉइंट लिखे हुए हैं, सबसे हाँ इंपॉर्टेंट जी। बताइए कौन कौन से हैं इसमें। तो इसमें तो नीरज जी की भाई प्रोडक्ट का पोटेंशियल, कंपनी के प्रोडक्ट का पोटेंशियल फॉर सेवरल इयर्स है कि नहीं है, हम्म, कंपनी का R&D पे फोकस एंड डेडिकेशन है कि नहीं है, हम्म, कंपनी R&D में फोकस कर रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है कि नहीं कर रही है, और उनका जो एफर्ट लगा रही है क्या एफर्ट लगा रही है, कंपनी की सेल्स ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्ट्रांग है कि नहीं है, उनको अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन की नॉलेज है कि नहीं, ठीक से बेच पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है कि नहीं है, बुरे वक्त को झेल पाएगा कि नहीं कर पाएगा, कंपनी क्या कर रही है प्रॉफिट मार्जिन को अपना मेंटेन करने के लिए, इंडस्ट्रियल रिलेशन स्ट्रांग है कि नहीं है, पर्सनल एग्जीक्यूटिव रिलेशन स्ट्रांग है कि नहीं है, पाइपलाइन ऑफ टैलेंट है कि नहीं है, मैनेजमेंट कितनी स्ट्रांग है, हम्म, उसके बाद में अपने कॉस्टिंग और अकाउंटिंग को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, ये कॉस्ट फैक्टर जो है कैश फ्लो कैसे मैनेज कर रहे हैं, और जो दूसरे कंपनी जो है कंपटीशन, उनके कंपटीशन में अपने आप को कैसे मैनेज कर रही है कंपनी और कैसे परफॉर्म कर रही है, प्रॉफिट की तरफ शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज इनका आउटलुक कैसा है, ये अपने वेंडर को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, अपने कस्टमर को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, प्रॉमिस फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हम्म, इन फ्यूचर फाइनेंसिंग की इनकी रिक्वायरमेंट कैसी रहेगी, इक्विटी डाइल्यूशन ज्यादा तो नहीं कर रहे, कम नहीं कर रहे हैं, प्रॉफिट मार्जिन इज टेकिंग केयर ऑफ द इक्विटी डाइल्यूशन और नॉट, पैसे हैं कि नहीं है फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए, ऐसा तो नहीं कि हर क्वार्टर हर साल में QIP कर रहे हैं, स्टेक बेच रहे हैं, उसके बाद में पैसे उठा रहे हैं, जो खराब वक्त आता है कंपनी का उस समय ये इन्वेस्टर से, स्टेक होल्डर से, मीडिया से बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जो आपने तलवार कल वाला एग्जांपल दिया है कि भाई नॉर्मल टाइम में तो अच्छे टाइम पे तो बात कर रहे हो, बाकी टाइम पे बात कर रहे हो कि नहीं बात कर रहे हो, हम्म, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फाइनल पॉइंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी है कि नहीं है, अगर मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी पे डाउट हुआ तो ऊपर के 14 पॉइंट खत्म, कोई मतलब नहीं, कंपनी इन्वेस्ट नहीं करनी है। हम्म।
टाइमिंग पे नहीं जाना है बाई के लिए, सेल के लिए। बाकी 5 डूज एंड डोंट्स हमने डिस्कस किया हुआ है, वो पूरे के पूरे आपको फॉलो कर रहे हैं। मोटा मोटी ये कटल बट मेथड जो इनका, उनको फॉलो कर रहे हैं। 5 don'ts फॉर इन्वेस्टर्स। जी हाँ। तो इसमें जो 5 डोंट्स के इनके जो है कि जो प्रमोशन बहुत ज्यादा, पब्लिसिटी बहुत ज्यादा करती है कंपनी, उसको मत करिए। डोंट इग्नोर द अनलिस्टेड स्टॉक्स। अगर अच्छी कंपनी के अच्छी स्टॉक मुझे ये अनलिस्टेड मिल पॉइंट रहे हैं उनको अच्छा लग लीजिए। रहा है, जी मुझे तो ये पॉइंट बेस्ट लग रहा है कि अनलिस्टेड के प्रति इतनी लोगों की नफरत हो गई है कि अरे बहुत हाँ महंगे आते हैं। ये तो यार अच्छे स्टॉक अगर मिले ना तो अनलिस्टेड बिल्कुल। में भी मिलती है। यस यस यस। अच्छा, जो हाई पी स्टॉक मिल रही, हाई वैल्यू स्टॉक मिल रही, तो उसमें आप पॉजिटिव में भी मत जाइए, नेगेटिव में मत जाइए कि यार बहुत महंगा है नहीं लेना, या महंगा है तो बहुत अच्छा होगा। आपको अपनी एनालिसिस करनी है, उसके बाद ही लेनी है उसको, स्टॉक को। आपको एनुअल रिपोर्ट अच्छा लग रहा है, अच्छी कहानियां लिखी है एनुअल रिपोर्ट में, उसके कारण स्टॉक नहीं खरीदना है, दैट इज अ डोंट। और अगर अच्छा स्टॉक है तो 25 पैसे 30 पैसे के लिए छोड़ना नहीं है। अच्छा स्टॉक है तो जो प्राइस पे मिल रहा है, आपको ठीक लगता है, टाइमिंग ले लीजिए। ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन पे फोकस नहीं करिए, ओवर डाइवर्सिफिकेशन नहीं होना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन की बजाय क्वालिटी पे फोकस होना चाहिए। लड़ाई के टाइम पे डेफिनेटली बेचना नहीं चाहिए और खरीदना तो चाहिए। वॉर हो रहा है, जैसे ईरान वॉर हुआ, ये हुआ, तो अच्छे टाइम पे अच्छा स्टॉक मिले, डेफिनेटली खरीदना चाहिए। 5 ईयर हाई 5 ईयर लो वाला फोकस मत करिए। अच्छा स्टॉक आइडेंटिफाई करके, रिसर्च करके, जो फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग, स्कटल बट मेथड के थ्रू रिसर्च करिए और अच्छा स्टॉक उठाइए। ग्रोथ स्टॉक, टाइम और प्राइसिंग ग्रोथ स्टॉक में कंसिडर करके लगाइए। ग्रोथ स्टॉक खरीदिए और टाइम और प्राइस वो लेगा, उसमें टाइम लगेगा, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बिना उसके पैसे नहीं बनेंगे। और फाइनल पॉइंट, डोंट फॉलो द क्राउड। जो जनता कर रही है, भेड़ चाल में मत पड़िए, क्योंकि भेड़ चाल का एंड हर समय खराब होता है। और हमने वो डिस्कस किया था जो गोल्ड ईटीएफ वाला पॉइंट, अभी एज ऑफ नाउ, ऑल्दो गोल्ड इज नेवर अ बैड इन्वेस्टमेंट, बट टाइमिंग उसकी खराब थी उस समय जो हम बात कर रहे हैं। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं मुझे कि हम अपने आप बोलते हैं क्राउडेड ट्रेड नहीं लेने का। यस जब सब लोग उसको ले रहे हैं तो आप दूर हट जाओ। जी बिल्कुल। और क्योंकि क्राउडेड ट्रेड में ही आप फंसते हैं, टाइमिंग गलत हो जाती है और यस यस रॉन्ग एंट्री आपने ले ली है। पार्टी खत्म होने वाली है, अब आप एंट्री ले रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। अभी बहुत सारे प्रश्न इस चर्चा को सुन के लोगों के मन में होंगे कि जैसे एक प्रश्न ये आ रहा होगा कि अब डिसरप्शन बहुत हो रहा है, इंफॉर्मेशन एज नहीं रह गया है, क्या पोर्टफोलियो बहुत कंसंट्रेट तो नहीं हो जाएगा मेरा, प्रमोटर को कैसे और बनाइए। तमाम प्रश्न ऐसे हैं जिनके जवाब भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन वो होगा पार्ट 2 में, क्योंकि ये अच्छी बातें इतनी जल्दी नहीं खत्म होनी चाहिए और कम से कम टीएनएस में तो बिल्कुल नहीं खत्म होती। अच्छी बातें लंबी चलती हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे लर्निंग पॉइंट्स हैं, इनको और आगे एक्सप्लोर करेंगे, हम पार्ट 2 लेके आएंगे। और नीरज जी, किताब का थिकनेस भी बहुत है, टाइम बहुत इन्वेस्ट किया मैंने इस पे। एक्चुअली इतनी मोटी किताब है, थैंक्स टू यू यार, की हिम्मत मारी, मैं तो देख के मुझे बुखार आ जाए इतनी मोटी किताब। हम लोग जब इंटर में पढ़ते थे 12th में, तो एक के.एन. शर्मा की केमिस्ट्री किताब थी, वो इतनी मोटी थी भाई, उसके सारे पन्ने तो कभी पलटे नहीं किसी ने। यार वो इतनी मोटी किताब क्यों लिखी थी उन्होंने, आज तक मुझे समझ नहीं आया। केमिस्ट्री किताब थी, इतनी मोटी सी, तो बहुत मोटी किताब को पढ़ना, पूरा उसमें से जिस्ट निकाल के डिस्कस करना, ये कमेंडेबल जॉब है। तो ये हुआ पार्ट 1। पार्ट 2 में हम लोग फिर से इसके आगे की कहानी क्या है उसको डिस्कस करेंगे, और इसको पढ़ के सुन के जो प्रश्न आपके मन में आ रहे हैं, जैसे 2 प्रश्न मेरे मन में आ रहे हैं कि कंसंट्रेशन एंड इंफॉर्मेशन एज, इनके भी जवाब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। उसमें हम लोग अपना इनपुट देंगे कि हाउ टू डील विद दीज काइंड ऑफ सिचुएशन, और उसके जवाब इन्हीं 15 में छुपे हुए हैं जो आपको मैं बताऊंगा कैसे ढूंढना है। तो हम लोग पार्ट 2 का इंतजार करते हैं, आप भी इंतजार करिए। और फिलहाल आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको पसंद आएगा। और वाकई में ये जिसको ना चैनल में तो हम लोग एडिटर्स रिकमेंडेशन था, मेरा रिकमेंडेशन इस किताब को जरूर पढ़ना चाहिए और इस शो को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ऐसी बातें लिखी हुई है जो सारे फंड मैनेजर आपको जो दिन भर बताते रहते हैं, उसमें लिखी हुई, सब वही पढ़ पढ़ के बताते हैं, लग रहा है 1954 में जो आदमी बता रहा है कि क्राउडेड ट्रेड से बचो, और वो बात आपको आज समझाई जा रही है क्राउडेड ट्रेड नहीं करना है। धन्यवाद रजा भाई, थैंक यू सो मच। और हम लोग पार्ट 2 के लिए तैयारी करते हैं और धांसू लेके आते हैं, और आप लोग ग्लूड रहिएगा, पार्ट 2 जल्द आएगा।
कंसेक्यूटिव वीक नहीं आएगा तो उसको भी हम लोग देखेंगे। थैंक यू सो मच।